हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि जो पिछला एग्जाम हुआ है लेखपाल का, उसमें एनवायरनमेंट के जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी की बुक से थे। हालांकि जो आपको रेगुलर क्लासेस दी गई हैं उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हैं, चाहे आप एनसीईआरटी उठा लोगे चाहे यूपीएससी की बुक्स उठा लोगे। हर जगह से जब आप देखोगे कि जो टॉपिक आपको कराया गया है वो सब जगह से कवर है, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी तो हमने सोचा सपोज करो 5% फैक्ट अगर ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में अलग से हैं और वहां से प्रश्न बन जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि एक सिंगल प्रश्न भी आपका छूटे। इसको देखते हुए अब हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेज लाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड केवल एनवायरनमेंट के लिए थी, लेकिन हमने इसको साइंस एंड टेक भी इसमें शामिल किया है। साइंस एंड टेक के वो टॉपिक जो एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं वो भी हम लेके आए हैं। आज की क्लास में सबसे पहले यही देख लेते हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हो। दो क्लासेज आपकी साइंस एंड टेक पर आने वाली हैं, तो एक क्लास आएगी वीडियो क्लास और एक क्लास का कंटेंट आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर उसके बाद जो क्लास नंबर 3 से आएगी वो आपकी एनवायरनमेंट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी जो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी तो देखना एक एक शब्द जो है वो हमने एनसीईआरटी से उठाया। हालांकि वो सारी चीजें हटा दी हैं जो आपके काम की नहीं थी, ठीक है। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले वो देख लो। सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब माइक्रोबायोलॉजी पूरी पढ़ रहे हैं। उद्योगों में उनका उपयोग, कृषि में उपयोग, जो अपशिष्ट है उसके प्रबंधन में उपयोग और सारी चीजों में उसका उपयोग। तो वही सारी चीजें दी हैं। कुछ फैक्ट्स एक्स्ट्रा हैं, वो सारे जब आप पढ़ लोगे, क्योंकि एक क्लास बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गई, इसमें देखोगे हर लाइन में फैक्ट्स हैं। अभी समझ में आएगा जब क्लास पर आएंगे हम। तो फिर इसको इसमें कैसे समझ बनेगी, इसके लिए हमने क्या किया, इसी क्लास पर बेस्ड 60 एमसीक्यूज डाल दिए हैं। ये एमसीक्यूज हैं, अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज हैं, विद सॉल्यूशन है और इसी क्लास पर बेस्ड है। तो फिर आपकी ये क्लास पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या है, किस चीज़ का कहाँ उपयोग होना है, कैसे प्रश्न बनने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो अगली क्लास है, जैसा मैंने बोला कि साइंस एंड टेक की एक क्लास और आएगी जो केवल पीडीएफ फॉर्म में आपको कंटेंट दे दिया जाएगा। वो ए है। कंटेंट देख लो, थोड़ा बहुत बताए दे रहा हूँ क्या है क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए आरएनए से प्रश्न बन जा रहे हैं, उसको बहुत डिटेल में दे दिया। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, खोज किसने की, इसके 4 बेस क्षार होते हैं, एटीसीजी, इसके बारे में बताया हुआ है। फिर आपका आरएनए के जो अलग अलग टाइप होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए वगैरह, ये सब बताया हुआ है क्या है, दोनों में अंतर। ट्रांसक्रिप्शन किसे बोलते हैं, ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं, ये बताया हुआ है। इसके बाद क्लोनिंग करके एक शब्द आता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है और जो पिछली क्लास है वो है आपकी क्या, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। फिर चिकित्सकीय क्लोनिंग, पुनर्योगज डीएनए किसे बोलते हैं, इसके आगे चले जाओगे वो सारे टाइप आ गए, है ना। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ से प्रश्न लगातार आ रहा है, किसने खोज की थी। तो दुनिया के स्तर पर सर एलेक जेफरीज, और भारत के स्तर पर भी हैं आपके, किसने खोज की थी वो, भारत के स्तर पर डॉक्टर लालजी सिंह हैं। उन्होंने सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक लैब की स्थापना की थी और जहाँ से पूरा एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी अपनाई थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी जानोगे, है ना। कैसे कट करते हैं डीएनए, सब चीज़ इसमें बताई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे पहचान करते हैं। तो वो सारी टेक्नोलॉजी जब आप एक बार पढ़ लोगे, हर चीज़ याद नहीं करनी, लेकिन जब समय बन जाएगी आपकी तो फिर कैसा भी प्रश्न आएगा आप हल कर जाओगे। पीसीआर जो होती है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, मतलब आरएनए से जब डीएनए निकालते हैं तो वो सारी डिटेल दी है। आरटीपीसीआर वगैरह जो जांच होती थी कोविड में, वो देखा होगा आपने। फिर जीन एडिटिंग पर भी आता है, क्रिस्पर कैस9 पर। हालांकि क्रिस्पर कैस9 पुरानी टेक्निक हो गई है, उससे भी कई अच्छी आधुनिक टेक्निक आ गई, वो सारी बता दी, ब्रिज आरएनए वगैरह, सीक आरएनए, टीएनपीबी, क्रिस्पर कैस12a2 एक अलग टेक्निक है और एडवांस, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर हैप्लोटाइप एडिटिंग। फिर जो आपके क्वेश्चन ब्लॉकचेन तकनीक से भी पूछे जा रहे हैं, है ना। जो सतोशी नाकामोतो हैं, उन्होंने क्या क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, उसके लिए पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, वो सारी चीज़ें।
फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, अभी पूछ देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज है, कैसे है, परिवर्तन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो लोग रटते हैं। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे ना, फिर रटना नहीं पड़ेगा कि अपरिवर्तनीयता होती है तो कैसे आती है इसमें, विकेंद्रीकृत कैसे होता है नेटवर्क। फिर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कितने टाइप की होती है, एक तो ये आ गया पब्लिक, प्राइवेट। फिर इसके प्रयोग, तो केवल प्रयोग बिटकॉइन बनाने में नहीं होता है, क्रिप्टो करेंसी बनाने में नहीं होता है, इसका बहुत जगह प्रयोग, कहीं पर भी अगर आपको पारदर्शिता बरतनी वहां पर जो आपके अभिलेख हैं उनके लिए होता है। नॉन फंजिबल टोकन एक होता है जो आपकी ऑनलाइन डिजिटल क्रिएटिविटी होती है ना, संपत्ति जो जिसे बोलते हैं, जैसे म्यूजिक आप बनाते हो उसके राइट्स आपके पास हैं, तो इन सब के लिए एनएफटीज काम करते हैं, तो इसमें भी आपका इसका उपयोग होता है ब्लॉकचेन का। फिर सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की हैं इससे रिलेटेड, वो देखेंगे, और बाद में एमसीक्यूज इसकी, तो इसकी केवल पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये 2 क्लासेज आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी मेन क्लास पर। बाकी आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया है ये थोड़ा सा देख लो, खासतौर से साइंस एंड टेक में और एनवायरनमेंट में। साइंस एंड टेक की आपकी सारी क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो गई हैं, उस पर क्या चल रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, एक टेस्ट हो चुका है टॉपिक वाइज, अगला 5 को है, फिर हर अल्टरनेट डे पर एक टेस्ट होना है। ठीक है, तो ये तो हो गया साइंस एंड टेक, और 2 क्लासेज ये जोड़ लेना, फिर सब कुछ कवर है। एक क्लास हर एक सब्जेक्ट पर जहां पर भी करंट ऐड होना है, करंट अफेयर्स वाला हर एक सब्जेक्ट पर आएगी, वो लास्ट में आएगी जब आपका लास्ट 1 महीना बचेगा, तो जितने भी करंट आने होंगे इस बीच में वो आ जाएंगे तब तक हमारे पास, तो फिर हम देखेंगे कौन सा नया ऐसा फैक्ट आया है करंट में जो आपका ऐड ऑन करना है, तो हम हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे और उस पर एक एक क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो साइंस एंड टेक पर आपकी क्लासेज कंप्लीट हो गई, 2 क्लासेज ये हो जाएंगी आपकी, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट है। एनवायरनमेंट पर भी रेगुलर क्लासेज कंप्लीट हो गई, 4 से 5 क्लासेज आनी है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड, फिर ये भी कंप्लीट है। एक क्लास जैसा मैंने बोला करंट बेस्ड आपकी बाद में आएगी। आपदा पर भी क्या होना है, 4 से 5 क्लासेज आपकी रेगुलर आएंगी, 1-2 क्लासेज आएंगी जो एनसीईआरटी होंगी, करंट बेस्ड होंगी, वो तो आपदा भी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी हर क्लास का जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होता जा रहा है उसका टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, और टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत एडवांस लेवल के हो रहे हैं। सपोज करो 3 क्लास पर एक टेस्ट हो रहा है 120-110 प्रश्नों का, ऐसे, तो पूरी क्लास आपको क्वेश्चन के माध्यम से याद हो जा रही। और एमसीक्यूज आज की क्लास में देख ही लोगे तो समझ में आ जाएगा किस लेवल के एमसीक्यूज हैं। अब आ जाते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव सभी लोग जानते होंगे क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसमें विषाणु भी आते हैं, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो सारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, अब अधिकांश लोग क्या मान के चलते हैं कि ये क्या है, हानिकारक ही होते हैं, लेकिन नहीं। अधिकांशतः जो विषाणु तो सारे हानिकारक होते हैं, लेकिन जीवाणुओं में अधिकांशतः जो जीवाणु होते हैं वो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। बहुत से ऐसे काम करते हैं जो मनुष्य के जीवन को निरंतर चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो असूक्ष्म पादप तथा प्राणी, इनके अतिरिक्त मेन तो ये 2 हो गए, इसके अलावा पृथ्वी पर जीव विज्ञान का जो तंत्र है इसके प्रमुख घटक सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब तीसरा प्रमुख घटक क्या है, सूक्ष्म जीव। अब क्यों होते हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ हम इनका उपयोग करते हैं। सर्वव्यापी होते हैं, लोग सोचते हैं कि हमने दूध गर्म कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये मर गए होंगे। वो जो जीवाणु जिनके लिए हम दूध गर्म करते हैं, पास्चुराइजेशन जिसके लिए करते हैं ना, तो वो तो मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जीवित रहते हैं। ठीक है, तो सर्वव्यापी होते हैं, एक तो मृदा में, जल में, वायु में, सब जगह होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, हमारे आंत के अंदर होता है ई कोलाई, है ना, तो हर जगह पाए जाते हैं, पादपों में, प्राणियों में। जहां किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, जैसे गीजर के भीतर गहराई तक। गीजर मतलब एक तो जिससे आप पानी गर्म करते हो वो गीजर नहीं है, वो गीजर ये वाला है जहां से गर्म पानी निकलता है भूमि से, है ना, गीजर हॉट स्प्रिंग का नाम सुना होगा। तापीय चिमनी, इसमें भी ये पाए जाते हैं। जहां 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ तापमान रहता है वहां भी ये पाए जाते हैं। मृदा में गहराई तक पाए जाते हैं, बर्फ की परतों के भीतर कई मीटर नीचे, तथा उच्च अम्लीय पर्यावरण जैसे स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। मीन्स हर जगह पाए जाते हैं, जो समुद्र के अंदर ट्रेंचेज होती हैं, मतलब 9 किलोमीटर तक पाए जाते हैं समुद्र के अंदर। सूक्ष्म जीव विविध रूपायत प्रोटोजोआ,
विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो प्रोटोजोआ होते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, या सूक्ष्मदर्शी पादपों से होते हैं। कुछ पेड़े भी इतने छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनमें भी होते हैं। विषाणु, विराइड और प्रायोन भी प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं। ये भी क्या कहलाते हैं? आपके सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। हाँ, ये कंटेंट जो है पूरा एनसीईआरटी से एज इट इज उठा के आपको दिया गया है। कोशिश ये है कि जो भी एनसीईआरटी में हो, जो आपके काम का हो, वो आप तक पहुंच जाए। हो सकता है कई बार क्या है, आप डायरेक्ट बुक से किसी से अगर पेपर बना रहे हैं तो कोई भी फैक्ट उठा देंगे, उनको कोई लेना देना थोड़ी है कि कोई कॉन्सेप्ट है कहाँ से क्या पूछना है। तो फिर ये आपके काम आ जाएगा। अगला है, जीवाणु तथा अधिकांश कवकों के समान सूक्ष्म जीवियों को पोषक मीडिया यानी पोषक माध्यमों पर उगाया जा सकता है। समझो, जो जीवाणु है उनको ये बोल रहे हैं कि पोषक माध्यमों पर कृत्रिम रूप से भी उगाया जा सकता है। जीवाणु और कवकों के समान अन्य सूक्ष्म जीवों को भी उगाया जा सकता है, ताकि यह वृद्धि करते हैं और बहुत ज्यादा संतानोत्पत्ति अपनी प्रतिलिपियां बना लेते हैं, जिससे कि इनकी एक कॉलोनी बन जाती है। इन्हें नग्न नेत्र से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन जब इनकी बड़ी सी कॉलोनी बन जाती है और बड़ी मात्रा में ये आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, नग्न नेत्र से भी आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। अधिकांशतः सूक्ष्मजीव मनुष्यों के लिए कई प्रकार से लाभप्रद होते हैं। आगे चलते हैं, अब इनके उपयोग देख लेते हैं हर सेक्टर में। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव, तो सूक्ष्मजीव सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, जो दूध से दही बनता है। इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस तथा अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं, जिन्हें सामान्यतः क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है कि लैक्टोबैसिलस तो हमने पढ़ा है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी हम लगा लेंगे हिसाब की, हाँ इसी की बात हो रही है। लेकिन अगर उन्होंने पूछ दिया LAB का यूज होता है, क्या लगाओगे? तो इसीलिए थोड़ा गहराई से पढ़ना जरूरी हो जाता है। जब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने पर आते हैं ये लोग, तो कोशिश ये करते हैं कि उसी बुक से आप पढ़ रहे हो लेकिन ऐसा क्वेश्चन बना दें जिस पर आपने ध्यान ना दिया हो। ये दूध में वृद्धि करते हैं तथा उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड एक तो बैक्टीरिया है, ये अम्ल उत्पन्न करता है, एसिड उत्पन्न करता है, जो दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित कर देता है और आंशिक रूप से पचा ही देता है। मतलब इसलिए दही को बोला जाता है कि जब आप दही खाते हो ना, बहुत जल्दी पच जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बैक्टीरिया द्वारा तोड़ा हुआ होता है, उसके जो कठोर संरचना होती है उसको तोड़ दिया जाता है, तो आंशिक रूप से तो ये पच ही जाता है। इतना ही नहीं, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ा देता है, जैसे विटामिन B12 की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे पोषण भी इसमें सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका निभाता है। तो जो LAB है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एक कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, एक सिंगल बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही। एक काम तो ये करता है दूध से दही बनाना, केवल बनाता नहीं है, पचने में आसानी कर देता है इसका। दूसरा ये बोल रहा है कि इसके पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा देता है, खास तौर से B12, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। दूसरा ये क्या बोल रहा है कि ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में भी लाभदायक होता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर से आ रहा है, दाल चावल, खासतौर से जब आपने डोसा वगैरह खाने जाते होगे ना, तो वो फ्लफी आटा हो जाता, फूला हुआ आटा, या फिर जो आप बड़ा खाते होगे, दाल बड़ा, है ना, या ब्रेड खाते हो, तो इन सब में क्या होता है, जो फूली हुई चीजें होती है ये मेनली फूलता है CO2 गैस के कारण। अब CO2 गैस यही सब जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो निकालते हैं। तो दाल चावल का ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग डोसा और इडली जैसे आहार को बनाने में किया जाता है, यह भी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होता है। कैसे? इस आटे की जो फूली उभरी हुई शक्ल होती है ना, वो CO2 गैस के उत्पादन के कारण होती है, और गैस कौन उत्पादित करते हैं? बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया। ढीला ढाला आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसमें बेकर ईस्ट, फिर से नाम आ गया, इसको याद करना, जिसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरिविसी, इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में पेड़ से ना अभी हाल ही में सरकार फिर से योजना ला रही है, जिसे बोला जाता है ताड़ी या टोड़ी, है ना, बिहार में ताड़ी बोला जाता है। ये शराब है। हालांकि आपने ये देखा होगा कि जो हमारे आंदोलन चले थे
चाहे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाए, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके पहले असहयोग आंदोलन से शुरू हो गया था कि जो ताड़ी की शराब होती थी उनकी दुकानों पर धरना दिया जाता था, है ना? तो दक्षिण भारत के कुछ भागों में पारंपरिक पेय पदार्थ है तोड़ी। इसे किस चीज से निकाला जाता है? तो ताड़ का जो वृक्ष होता है उससे। उसके तने के स्राव को किण्वित कराकर तैयार किया जाता है और इसमें भी किण्वन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। अन्य जगह सूक्ष्म जीवों का कहाँ प्रयोग होता है? तो जो किण्वित मत्स्य मछली है वहां पर, सोयाबीन, बांस पिरोह आदि के भोजन तैयार करने में भी इसका उपयोग होता है। पनीर बनने में, चीज बनने में भी सूक्ष्म जीवों का रोल होता है, तभी वो दूध से पनीर बनता है। स्विस चीज जो होता है यहां से भी पूछा जा सकता है। इसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं स्विस चीज में। किसके कारण होता है ये? प्रोपिओनी बैक्टीरियम सारमेनाई, इस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। और ये क्या करता है? बड़ी मात्रा में CO2 का उत्पादन करता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। अगला तथ्य क्या है? रॉक्यूफोर्ट चीज एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं, जिससे विशेष सुगंध आने लगती है। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव तो देख लेते हैं। औद्योगिक उत्पादन में एक फैक्ट तो यहाँ से ये है कि जहां पर, जिस जगह पर या जिस बर्तन में, क्योंकि सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। जब व्यावसायिक पैमाने पर इनका उपयोग करना है तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा चाहिए, तो बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है। और इस बड़े बर्तन को क्या बोला जाता है? फर्मेंटर या किण्वक। एक फैक्ट यहाँ से ये था। अब हम औद्योगिक उत्पाद देखते हैं किस किस जगह पर क्या उपयोग होता है। तो एक तो किण्वित पेय पदार्थ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो शराब होती है, एक तो एंजाइम पूछ लेते हैं कि एंजाइम का किसका उपयोग होता है शराब बनाने में? जाइमेज, ठीक। दूसरा, अन्य सूक्ष्म जीवों का भी उपयोग होता है। सूक्ष्म जीव विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से ही वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम जैसे उत्पादों में किया जाता है। ईस्ट का नाम क्या है? सैकेरोमाइसीस सेरेविसी, जो सामान्यतः ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो या तो इसे ब्रीवर्स ईस्ट बोलो या सैकेरोमाइसीस सेरेविसी बोलो। इसका उपयोग ब्रेड बनाने तथा माल्टीकृत धान्यों, फलों के रसों से एथेनॉल, एथेनॉल ही होती है शराब, ठीक है, एथिल अल्कोहल जिसे बोलते हैं। और अगर यही एथिल अल्कोहल, कई बार क्या होता है जब लोग लोकल शराब बनाते हैं तो वो मेथिल अल्कोहल बन जाता है, एथिल नहीं बनता है। वुड स्पिरिट जिसे बोलते हैं, उससे अंधा हो जाता है व्यक्ति, मर जाता है ना। तो जो शराब उपयोग में आती है वो होती है एथेनॉल, उत्पन्न करने में इसका प्रयोग किया जाता है। बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की, ब्रांडी तथा रम का किण्वित रस के आसवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। बियर क्या है? इसमें आसवन नहीं किया जाता है, डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है। जबकि विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, इनके किण्वित रस के आसवन द्वारा क्या होता है? इनको तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। अब अगला उपयोग कहाँ होता है? एंटीबायोटिक बनाने में, ठीक। तो अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी जिसमें 50 नंबर के क्वेश्चन आए थे, हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे, ये वाला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाली। इसमें क्या था कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था जो आपकी इकोलॉजी कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? इकोज, लो, आइकोज और लोगोस, है ना, दोनों के मतलब पूछ लिए थे। तो ये पूछा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक है, एंटी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खिलाफ, और बायो का अर्थ होता है जीवन, यानी जीवन के खिलाफ। लेकिन किसके जीवन के खिलाफ हो रही है एंटीबायोटिक? जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके। दोनों को मिला देने से इसका अर्थ क्या हुआ? जीवन के खिलाफ हुआ। रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि मनुष्यों के संदर्भ में यह जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति लाभदायक माने जाते हैं। प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक होता है, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा ही किया जाता है। यह क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है ना, इनकी वृद्धि को या तो मंद कर देते हैं, बहुत धीमा कर देते हैं, या खत्म कर देते हैं वृद्धि। तो जब वो सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं वही नहीं रह जाएंगे तो कहाँ से रोग उत्पन्न होंगे? पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था। ये सारी चीजें ऑलरेडी वैसे आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, है ना। जैसा मैंने बोला, सिर्फ 5 से 10% ऐसा कंटेंट होगा जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे ही जो सेकंड क्लास दी जा रही है वो क्यों आपको PDF दी जा रही? क्योंकि उसकी तो ऑलमोस्ट चीजें आप लोगों को पहले भी पढ़ा दी गई हैं, ठीक है। इसकी खोज एक प्रकार का हादसा थी, यानी कि इसकी खोज नहीं की जा रही थी, ये तो बीच में से निकल आया था,
ठीक है, एक प्रकार की घटना थी। क्या हुआ था कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये क्या कर रहे थे, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर ये कार्य कर रहे थे। तब उन्हें क्या किया कि एक बार ऐसा दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे हैं उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिस कारण स्टेफिलोकोकस वृद्धि नहीं कर सका। तो इनको समझ में आया कि कुछ तो ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से ये सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर इनको पता चला कि ये पेनिसिलिन है। इन्होंने पाया कि यह प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है। क्योंकि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इस कारण इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था, पेनिसिलिन। बाद में अब चूंकि इन्होंने ये सारी चीजें खोज तो कर दी, लेकिन इसका जो प्रभाव या महत्व है इतना ज्यादा ये इन्होंने नहीं दिखा पाया। वो किसने दिखाया, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसकी एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टि की कि पेनिसिलिन तो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक है, और फिर इसका उपयोग भी तुरंत होने था। कहाँ पर उपयोग हुआ, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में घायल अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया। फिर इसके लिए फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरो को 1945 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब आ जाते हैं रसायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणुओं के बारे में जानते हैं। औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अम्लीय उत्पादकों के कुछ उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक अम्ल का जो उत्पादन है किसके द्वारा किया जाता है, एस्परजिलस नाइगर नामक एक कवक के द्वारा। ठीक है, ये जीएस रेवोल्यूशन ग्रुप की जानकारी है। अगर आप जीएस रेवोल्यूशन टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहीं पर सारे बैच जो चल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर तो आप सभी हो ही, यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटाई द्वारा होता है। मतलब एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है, जीवाणु है जिसके द्वारा उत्पादन किसका होता है, एसिटिक अम्ल का। और एसिटिक अम्ल का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं अपने लाइफ में। ऐसे ही ब्यूटरिक अम्ल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। ये भी एक जीवाणु है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कठिन क्वेश्चन बनाएंगे तो ये पूछ देंगे किस जीवाणु के द्वारा या किस कवक के द्वारा किस चीज का उपयोग उत्पादन होता है। लैक्टिक अम्ल का जो उत्पादन होता है वो लैक्टोबैसिलस द्वारा होता है, जो दूध से दही बनाने में उपयोग होता है। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है, सैकरोमाइसिस सेरेविसेई। इसका प्रयोग किया जाता है। लाइपेज एंजाइम होता है एक लाइपेज। इसका प्रयोग अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। पैक्टिनेजेज और प्रोटीएजेज के प्रयोग के कारण बोतल वाला जो रस होता है ना वो अधिक स्वच्छ और साफ, जो जूस होता है, जूस की बात हो रही कि जब आप बोतल बंद जूस लेते हो वो दिखता है एकदम प्लेन, पारदर्शी, साफ दिखाई देता है, जबकि हम जूस निकलवाते हैं कहीं से तो वो साफ नहीं रहता है ना। तो वो ये यूज किया जाता है उसमें पैक्टिनेजेज या फिर प्रोटीएजेज। इसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का जो क्लॉट होता है वो हटाने में होता है। थक्का स्फोटन के रूप में, मतलब थक्का को ये फोड़ देता है, हटा देता है, और जिससे क्या होता है, व्यक्ति बच जाता है, उसे अटैक नहीं आता, हार्ट अटैक वगैरह। क्योंकि जो रक्त वाहिका है उसमें अगर कहीं रक्त का थक्का जम जाए इसी वजह से, तो फिर रक्त आगे नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ी होती है रक्त में। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, इससे जुड़ी होती O2। अब जब आपका रक्त ही शरीर के सभी अंगों में नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी, और फिर व्यक्ति को क्या, तुरंत अटैक आ जाता है। अन्य जैव सक्रिय अणु जैसे साइक्लोस्पोरिन ए है। इसका प्रयोग किस लिए होता है, अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में होता है। यानी जब किसी व्यक्ति का अंग प्रतिरोपण किया जाता है, सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को एक प्रकार से संक्रमण होने का खतरा रहता है। नया अंग लगाया जा रहा है, एक तो अंदर से उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है नए अंग को कि नहीं कर रही, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो तो एक्सेप्ट कर रही है, बाहर से भी संक्रमण का बहुत खतरा रहता है। तो उसके लिए किस चीज का उपयोग होता है, साइक्लोस्पोरिन ए का। इसका उत्पादन किससे होता है, तो ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से होता है। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं जो बाहित मल होता है, इसके उपचार में भी सूक्ष्म जीव जिसे बोला जाता है बायोचार। जब सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रदूषण को दूर करने में किया जाता है, प्रदूषित जो पदार्थ हैं उनका निपटारे में किया जाता है, उसे बोला जाता है बायोचार। विसर्जन से पहले क्या होता है, बाहित मल का उपचार बाहित मल संयंत्रों में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। 2 चरणों में होता है, पहला होता है प्राथमिक उपचार। इसमें क्या होता है, बाहित मल से बड़े छोटे कणों का निस्संदन। इसमें क्या होता है, एक प्रकार से वाइब्रेशन कर देते हैं जिससे जो उसके अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं, कण होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो एक फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा होता है अवसादन, सेडिमेंटेशन। इससे भौतिक रूप से इनके जो अलग-अलग टाइप के अणु होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। द्वितीयक उपचार में क्या होता है, प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है। बहिस्राव जो होता है उसे क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो वायवीय टैंक होते हैं उनमें से गुजारा जाता है। इसमें क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस बहिस्राव मतलब जो आपका कचरा पूरा जो आपका मल है बहिस्राव होके जा रहा है, यहाँ से बह रहा है, तो इसे टैंकों में से गुजार रहे हैं आप बड़े बड़े। ठीक है। अब क्या होगा, जो सूक्ष्म जीव होंगे वो इस बहिर्स्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत इसको नष्ट कर देंगे, खा जाएंगे जो सूक्ष्म जीव होते हैं। और यह बहिर्स्राव के बीओडी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो ऑक्सीजन डिमांड मेनली बोला जाता है, जो ये होती है बीओडी, इससे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगते हैं। बीओडी जैसी कम होती है वो किसका सूचक है कि आपका वो भी जल क्या है, जल में ही होता है मेनली, कि वो जल ज़्यादा स्वच्छ है। जितनी कम बीओडी होगी उतना ही ज़्यादा स्वच्छ होगा जल। ये आपको पिछली क्लासेज में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा, अब देखो यहाँ पर और डिटेल में आ गई इसकी परिभाषा, जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर इन्हें ऑक्सीकृत करने के लिए जो जरूरी होती है ऑक्सीजन की मात्रा, उसे बोलते हैं बीओडी। अप्रत्यक्ष रूप से जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का मापन ही क्या है, बीओडी। मैंने बताया था मेनली क्या होता है, जो जीवित जीव होते हैं, चाहे पौधे हो चाहे जीवित जीव हो, ये सब बने होते हैं कार्बनिक पदार्थों से। कार्बनिक पदार्थों से जब बने होते हैं, जब ये मृत हो जाते हैं तो कहीं पे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा जल स्रोतों की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे जल में पौधे उगाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीट होते हैं, ये सब जो मर जाते हैं जल में, तो ये कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। इनके अपघटन के लिए क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। अब जब ज़्यादा मात्रा आ गई तो ये सूक्ष्म जीव क्या अपनी संतान उत्पत्ति बहुत बढ़ा देते हैं, तो इनकी संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये इनका अपघटन करेंगे। जब ये अपघटन करेंगे तो ये क्या करते हैं, इन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिसे बोलते हैं बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड। जितने ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे आपके, उतनी ही ज़्यादा बीओडी हो जाएगी। और जैसे ही ये सूक्ष्म जीव इनका अपघटन कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो बीओडी की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तो इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होती है। अब बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव देख लेते हैं कि क्या प्रयोग करते हैं। तो बायोगैस मैंने पहले बताया था कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन। मीथेन के साथ CO2 होती है इसमें। अब बायोगैस मेनली हम लोग किस चीज़ से बनाते हैं, तो जो गाय का या भैंस का जो गोबर होता है, गोबर हो गया, अन्य जो कृषि अपशिष्ट हो गए, उन सारी चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। पशुओं की आंतों में मेथोनेजन या मीथेन उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ठीक है। तो वो क्या, जब ये सड़ता है तो वैसे भी कोई भी कचरा सड़े उसमें से मीथेन उत्पन्न होती ही होती है। ठीक है। तो यहाँ से जो गैस होती है उसका भी हम उपयोग कर लेते हैं, और वो जो बाकी का बचा हुआ रहता है उत्पाद, वो क्या है, हम उर्वरक के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो बायोगैस एक प्रकार से गैसों जिसमें मीथेन शामिल है, इसका मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोज पाए जाते हैं पौधों में अधिकांशतः, पदार्थों पर अवायुवी का मतलब होता है O2 की अनुपस्थिति रूप से उगते हैं। वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस भी उत्पन्न करते हैं। और सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को क्या बोला जाता है, मीथेनोजेन। इनमें जो सामान्य जीवाणु बैक्टीरिया है जो मीथेन उत्पन्न करता है, उसका नाम क्या है, मीथेनोबैक्टीरियम। मीथेन पर ये बैक्टीरिया क्या करता है, सामान्यतः अवायवीय गाढ़े, मतलब जहां पर वायु की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वायु की उपस्थिति होगी और सी कार्बन होगा तो वो C+O2 मिलके क्या CO2 बना देगा।
जहां पर वायु की उपस्थिति नहीं है तो वो क्या है, फिर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और CH4 बनेगा। तो अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है। ऐसे ही जो मीथेन उत्पन्न करने वाले कुछ जीवाणु हैं वो पशुओं के रूमेन यानी प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं। जब पशुओं के आमाशय में पाए जाते हैं तो वो मिलके उनके गोबर में भी आएंगे। तो जो पशुओं का मल होता है जिसे डंग बोला जाता है, गोबर बोला जाता है, इसमें ये जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से जीवाणु? जो मीथेन उत्पन्न करने वाले। गोबर में पादपों के सेल्यूलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं। जो पौधे होते हैं, तो पशु क्या खाते हैं? ज्यादातर पौधे घास वगैरह खाते हैं, और जो भी पौधा घास वगैरह है उसमें सेल्यूलोज बहुत पाया जाता है। तो अब जब खाया पचा तो उसके व्युत्पन्न उत्पन्न होते हैं, तो गोबर में ये व्युत्पन्न बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः हम गोबर गैस भी बोलते हैं। फिर जैव नियंत्रक कारक के रूप में भी सूक्ष्म जीव, ये देख लेते हैं। जो पौधों को होने वाले रोग हैं और उन रोगों को पैदा करने वाले जो पीड़क होते हैं, जैसे कीट हो गए, इनके नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही क्या कहलाता है? जैव नियंत्रण। जैसे आपने देखा होगा पतंगा होता है एक भृंग बीटल, जिस पर लाल और काली धारियां पाई जाती हैं। व्याध पतंग, ड्रैगन फ्लाई, एफिडो तथा मच्छर से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत ही लाभप्रद है। यानी कि व्याघ पतंग जो होता है, ड्रैगन फ्लाई, वो मच्छरों से छुटकारा दिलाता है, और जो बीटल होता है वो किससे? एफिडो से। बैक्टीरिया बैसिलस थुरेजिएंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी, बीटी कपास का नाम सुना होगा, बीटी बैगन का नाम सुना होगा, उसी की बात हो रही है। बैक्टीरिया है ये, जिसका नाम क्या है? बैसिलस थुरेजिएंसिस, बीटी लिखा जाता है। इसका प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर एक कीट होता है, इसके नियंत्रण में होता है। अन्य कीटों के नियंत्रण में भी होता है। मेनली क्या होता है, मृदा जो होती है ना, उसमें बीटी, मृदा में पाया जाता है ये क्राई जीन। तो इस क्राई जीन को निकाल के हम पौधों में डाल देते हैं। ये क्राई जीन क्या करता है? बैसिलस थुरेजिएंसिस नामक एक जीवाणु पैदा करता है, जो कि क्या है? कीटनाशक की तरह कार्य करता है। तो जो भी फसल हमारी बीटी होती है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होती है, यानी जिसमें बीटी का जीन पड़ा होता है, उसके लिए हमें अलग से कीटनाशक का उपयोग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप ही कीटनाशक उत्पन्न करता है वो पौधा। ठीक है। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत एक कवक होता है ट्राइकोडर्मा। इसका उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है। अब जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग देख लेते हैं। तो जैव उर्वरक क्या होते हैं? जो सूक्ष्म जीव ही होते हैं, उनका उपयोग हम उर्वरक के रूप में करते हैं। जैसे राइजोबियम का नाम सुना होगा, नीलहरित शैवाल का नाम सुना होगा, स्यूडोमोनास का नाम सुना होगा, इनकी बात हो रही। सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हो, कुछ नए नाम मिलेंगे जो जानना जरूरी है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया वो है नीलहरित शैवाल। बहुत डिटेल में इनके बारे में कई बार बात हो चुकी है कि अगर पृथ्वी को वायवीय बनाया, मतलब O2 की मात्रा पृथ्वी पर इतनी दी कि सांस लेने के लिए पर्याप्त हो, तो वो नीलहरित शैवालों ने बनाई है। साइनोबैक्टीरिया इसे अंग्रेजी में बोला जाता है। लेग्यूमिनस पादप वो होते हैं जो दाल वाले होते हैं, जड़ वाले, गांठ वाले पौधे। ठीक है। इनकी जड़ों पर स्थित ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम होता है, एक सूक्ष्म जीव। राइजोबियम सहजीवी संबंध बनाता है दाल वाले पौधों के साथ, और इससे क्या होता है? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है N2, N2 क्या है? अक्रिय, मतलब ये इसको आप डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हो, ना कोई पौधा ना कोई जीव। तो इस N2 को या तो NO3 में तोड़ा जाए या NH3 में तोड़ा जाए, NH3 NH4 में। ठीक है, तब इसको ग्रहण कर सकते हो। और इसको तोड़ने का काम कौन करता है? बहुत सारे सूक्ष्म जीव, जिनमें से एक राइजोबियम भी है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर कार्बनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं। पादप फिर जब ये परिवर्तित हो जाता है, इसके बाद जो पौधे हैं इनका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। अन्य जीवाणु की बात करें तो एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर, ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण का मतलब N2 को इनमें बदलना। मृदा में मुक्त अवस्था में रहते हैं तथा यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। अगला तथ्य इंपॉर्टेंट है। कवक जो होता है वो पादप के साथ, पौधों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है, जिसे बोला जाता है माइकोराइजा।
ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं, यानी कि जहां पर कवक और पौधों पर आपने देखा होगा उसमें कवक की एक परत जम जाती है तो माइकोराइजा हो जाता है। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि मृदा में जो फास्फोरस होता है जिसे पौधे डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये क्या करता है, माइकोराइजा राइजा उसको ग्रहण करता है और पादपों में भेज देता है। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, साइनोबैक्टीरिया, जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इसमें बहुत से ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं, जैसे कि एनाबीना, नॉट स्टॉक भी बोला जाता है या नॉस्टॉक बोला जाता है, ऑसिलेटोरिया, ये सब हो गए। और ये सब क्या है, नील हरित शैवाल के ही टाइप हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि धान के खेत में जो साइनोबैक्टीरिया होता है महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। जैसे दाल के पौधे जो होते हैं राइजोबियम वहाँ पाया जाता है ना, ऐसे ही धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे इनकी उर्वरता बढ़ जाती है। अब आ गए हम क्वेश्चन पर। इसी पर जो अभी आपने पढ़ा है इसी पर आधारित ये 60 प्रश्न है, पूरा आपका टॉपिक क्लियर कर देंगे। 1 बाय 1 करके मैं बताऊंगा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके जवाब दें, इसके बाद फिर मैं जवाब बताता हूँ। तो पहला है, निम्न कथनों पर विचार करना है। सूक्ष्म जीव केवल मृदा, जल और वायु में पाए जाते हैं, चरम पर्यावरणीय जो परिस्थिति है इसमें नहीं। अभी मैंने बताया था कि ये किसी भी परिस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पाए जाते हैं, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रायोन केवल प्रोटीन से बने संक्रामक कारक हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगले उस पर चलते हैं। उच्च तापक्रम से अधिक वाले तापीय झरनों में जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीवों में उनकी कोशिका झिल्ली में क्या विशेषता पाई जाती है। तो जो उच्च तापमान पर सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं, जैसे गीजर्स हो गए, झरने जो गर्म पानी वाले, इनमें जो सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं तो इनकी कोशिका झिल्ली में कुछ विशेषता होगी तभी तो ये जीवित रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, शाखित श्रृंखला वाले लिपिड पाए जाते हैं इनकी कोशिका झिल्ली में। आगे चलते हैं। दूध को दही में बदलने वाले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएबी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। इसमें हो जाएगा, यह दूध में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाकर पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। दूध में विटामिन सी ही नहीं होता, दूध अपने आप में पूर्ण आहार है, बस केवल उसमें विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सब होते हैं उसमें, ठीक है। और बाकी सारे काम ये करता है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय टोडी किसके किण्वन से प्राप्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, ताड़ के वृक्ष के तने के स्राव से। क्या होता है ना, वृक्ष के तने में कट मार देते हैं और फिर वहां बाल्टी बांध देते हैं, अपने आप गिरता रहता है, हालांकि इससे वृक्ष सूख भी जाता है। आगे चलते हैं। स्विस चीज जो है इसमें पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्रों का मुख्य कारण क्या है। वही CO2 का उत्पादन, अभी बताया था। तो क्या हो जाएगा, बी। प्रोपियोनोबैक्टीरियम सारमेनाई द्वारा CO2 का अत्यधिक उत्पादन। कोई भी चीज फूली हुई होगी, छिद्र होंगे, तो उसमें अधिकांशता हो जाएगा आपका CO2। आगे चलते हैं। रॉक्यूफोर्ट चीज को पकाने और उसमें से एक विशिष्ट सुगंध लाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया था, क्या हो जाएगा, कवक का। आगे चलते हैं। इडली और डोसा बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आटे का फूला हुआ रूप किस गैस के उत्पादन के कारण होता है। इस पर बात हुई थी, कोई भी चीज हो ये CO2 है। आगे चलते हैं। बेकर्स ईस्ट के नाम से किस सूक्ष्म जीव को जाना जाता है। अभी जस्ट बताया था, क्या हो जाएगा, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ये क्या है, बेकर्स ईस्ट, मतलब खाने जो बेकरी वाला उत्पादन होता है उसमें इस ईस्ट का प्रयोग होता है। शराब उद्योग में भी होता है इसी का। मादक पेयों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा पेय बिना आसवन के तैयार किया जाता है। यानी बाकी सब में आसवन, डिस्टिलेशन क्या होता है जानते हैं आप लोग, कि यहाँ पर गर्म किया जाता है किसी चीज को, वो भाप बन के जाता है, फिर दूसरी जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर ठंडा करके उसको पानी में। तो इसमें क्या होता है, जो अशुद्धियां होती हैं वो यहीं रह जाती हैं और फिर यहाँ पे चला जाता है। तो कौन से पेय में
डिस्टिलेशन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? वाइन। वाइन और बियर क्या होता है, बिना डिस्टिलेशन के बनाई जाती है। आगे चलते हैं। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े बर्तनों को क्या कहा जाता है? किण्वक अभी बताया था। अगला, विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसने खोजा था? सभी को पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे? फ्लेमिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस जीवाणु पर कार्य कर रहे थे जब उन्होंने अचानक पेनिसिलिन की खोज की? तो क्या हो जाएगा? स्टेफिलोकोकस अभी बताया था। पेनिसिलिन को एक शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रतिजैविक के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वही दो व्यक्ति हैं जिनके साथ सर फ्लेमिंग को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे। अगले क्वेश्चन पर, पेनिसिलिन की खोज और विकास के लिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 45 में। जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा वैसे ही इनको नोबेल पुरस्कार दे देंगे। इस समय तो फिर अमेरिका की चलने लगी थी, है ना, उसको फायदा हुआ तो उन्होंने दिला दिया। हालांकि खोज भी बहुत बड़ी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस प्रतिजैविक का उपयोग अमेरिकी सैनिकों के घावों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया था? तो कौन से प्रतिजैविक हैं? पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन है। कार्बनिक अम्लों और उनके उत्पादक सूक्ष्म जीवों का सही मिलान करना है, बताइए। तो सिट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा आपका? एस्परजिलस नाइजर 4। ए का 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका एसिटिक अम्ल क्या होगा? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ए का 4, बी का 3 किस में है? पहले वाले में। हाँ, तो यही सही हो जाएगा फिर, ए। आगे चलते हैं। एस्परजिलस नाइजर जैविक रूप से क्या है? क्या हो जाएगा? कवक है ये। अब मार्जकों में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट अभी बताया था। और ये एंजाइम व्यक्ति के अंदर भी पाया जाता है, अग्न्याशय में। क्या हो जाएगा? लाइपेज। आगे चलते हैं। हाँ, ये बैच की जानकारी है। देखो यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। लोग बाग क्या करते हैं कि उनको नॉर्मल एक कंटेंट मिला, पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको बार बार रिवाइज करती हैं, हर नए तथ्य को आपके सामने लेके आती हैं, एक माहौल बना रहता है। जैसे मैंने बताया था कि रेगुलर क्लासेज चल रही थी, इसके बाद क्लास वाइज टेस्ट चल रहे हैं, है ना। इसके बाद अभी हाल ही में टास्क दिए गए थे साइंस एंड टेक पर, वो टास्क वाले एमसीक्यू चलेंगे। इसके बाद फिर फुल टेस्ट चलेंगे, वैल्यू एडिशन क्लास आएगी, करंट आएगी, आपस में डिस्कशन, इतनी चीज़ें चलती हैं कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 1 या 2 प्रश्नों का एज दिलाती हैं, हर सब्जेक्ट में। और ऐसे अब समझ लो कितना एज मिल जाएगा, कितना भी कोई बाहर पढ़ाई कर ले, ये अलग चीज़ होती है यहाँ पर। बैच ज्वाइन करने के लिए क्या है, आप गूगल प्ले स्टोर से जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे, ऐप मिल जाएगा, वहीं से लॉगिन कर लेना और वहीं पर ऑल कोर्सेज में या स्टोर ऑप्शन में जाओगे, बैच दिख जाएगा, वहीं से परचेज कर लो। कुछ स्टूडेंट की एक रहती है कंप्लेन, सर फीस ज़्यादा है। और अगर आपको कोई सिंगल चीज़ बाहरी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना किसी टेस्ट की, ना किसी बुक की, किसी भी चीज़ की, सब एक जगह मिल रहा है, तो ये फीस मेरे हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं है ना। इतनी बड़ी परीक्षा है, आराम से पढ़ो। सबसे बढ़िया चीज़ आपको जो श्योरिटी मिलती है वो ये मिलती है कि बस हमें कहीं कुछ जाना ही नहीं है, एक लगातार एंगेजिंग माहौल मिलता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और बहुत बड़ा अंतर क्रिएट होता है यहाँ के स्टूडेंटों में और बाहर के में। कोई कहीं से पढ़ता रहे, कितना भी होशियार हो, अलग चीज़ होती है, बट यहाँ का जो सिस्टम है वो ऐसे वर्क करता है कि कैसा भी स्टूडेंट आए, कमज़ोर से कमज़ोर, वो आगे आगे टॉपर हो जाता है। अब आ जाते हैं, बाजार में मिलने वाले बोतलबंद फलों के रस
घर पर बने रस की तुलना में अधिक साफ और पारदर्शी क्यों दिखाई देते हैं? किस वजह से? तो क्या हो जाएगा? पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइमों के प्रयोग के कारण होते हैं। अभी पढ़ा था। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोग है? तो क्या उपयोग है इसका? यह रक्त वाहिकाओं में बने थक्के को घोलने का काम करता है, फोड़ देता है उन थक्कों को, थक्का स्फोटन जिसे बोलते हैं। हालांकि ये चीज आपने विटामिन में भी पढ़ी होगी, है ना, कि विटामिन के होता है, इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर इसमें आ जाओ आप, हिपेरिन होता है, हेपेरिन उल्टा काम करता है, ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है। एक थॉम्ब्रिन होता है, थॉम्ब्रिन क्या होता है? रक्त का थक्का जमाता है। तो ये सारी चीजें आप साइंस की नॉर्मल क्लासेज में पढ़ चुके हो। यह रक्त शर्करा, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ए। आगे चलते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज किस सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो किस द्वारा उत्पन्न किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस। फिर अगला है क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? अंग प्रत्यारोपण के दौरान प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में। अगला क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव से किया जाता है? तो इसका उत्पादन किया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो जितना कंटेंट आपका केवल 5 पेज का है, लेकिन क्वेश्चन कितने बन रहे हैं उससे। कुछ क्लासेज में देख रहा है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत जबरदस्त उनके सब्सक्राइबर हैं, वो ऐसे ही केवल 5 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा 20 MCQs में 1.5-2 घंटे की क्लास निपटा देते हैं। जानकारी कोई नहीं है, व्यक्ति को समझ कुछ नहीं बनी, बस MCQs दिखा दिया उन्होंने। स्टेटिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना। आगे चलते हैं। स्टेटिन का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव यानी कि ईस्ट द्वारा किया जाता है, लेकिन उस ईस्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? मोनास्कस परप्यूस। स्टेटिन रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है? कैसे कम करता है ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल को? तो क्या हो जाएगा? यह कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी जो एंजाइम होता है, इसका स्पर्धात्मक संदमन कर देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। आगे चलते हैं। बाहित मल के प्राथमिक उपचार में कौन सी भौतिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था अभी। तो क्या हो जाएगा? निस्यंदन करते हैं और अवसादन करते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं पहले। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार के दौरान सित बालू काश में ग्रिट जिसे बोला जाता है, मृदा और छोटे कंकड़ को किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो किस विधि द्वारा हटाया जाता है? अवसादन द्वारा। आगे चलते हैं। बाहित मल उपचार के संदर्भ में ऊर्णक एफलॉक्स क्या है? तो क्या है ये? कवकीय तंतुओं से जुड़े वायवीय जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना का झुंड होता है। बाहित मल के द्वितीयक उपचार, यानी 2 टाइप के प्रकार होते हैं, प्राथमिक उपचार हो गए, अब आ गए हम द्वितीयक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वही कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसे कम करना। आगे चलते हैं। बाकी जो भी पढ़ रहे हैं, जो चाहे पेड बैच में हो या बाहर हो, वो शेयर जरूर किया करें, जो भी आपका फीडबैक है, एक्सपीरियंस है यहाँ पढ़ने का। जल की बीओडू से क्या तात्पर्य है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अभी मैंने बताया था, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा। किसी जल स्रोत की बीओडी और उसकी प्रदूषण क्षमता के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध है ये हो जाएगा, बीओडी अधिक है तो प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी, बीओडी कम होगी तो प्रदूषण क्षमता भी कम होगी। आगे चलते हैं। बाहित मल के उपचार में सक्रियत आपंक यानी एक्टिवेटेड स्लज, हिंदी में देखो कितना कठिन है, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है ये?
ये हो जाएगा आपका द्वितीयक उपचार के बाद निस्सादन टैंक में नीचे बैठा हुआ जीवाणुओं का झुंड एफ्लॉक्स का अवसाद, इसे बोला जाता है सक्रियत आपंक यानी एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड है, इसका उपयोग मतलब ये काम कर रहा है अपना। आगे चलते हैं, सक्रियत आपंक के एक छोटे से भाग को वापस वायवीय टैंकों में क्यों भेजा जाता है? तो क्यों भेजा जाता है इसका? क्योंकि निवेश द्रव्य के रूप में वायवीय जीवाणुओं की निरंतर आपूर्ति, क्योंकि ये जीवाणु एक्टिवेटेड जीवाणु है, यहाँ पर इसको फिर से टैंक में भेज देंगे, फिर से जीवाणु बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे, तो निरंतर आपूर्ति होती रहती है। बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, वही सब पूरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन बने, इसमें कुछ भी अलग से नहीं जोड़ा गया। अवायवीय आपंक संपाचित्र यानी कि एनोरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्पन्न होती हैं? तो मतलब अन एरोबिक जो होती है उसकी बात हो रही, एनएरोबिक। एक होता है एरोबिक कंपाउंड, एक होता है एनएरोबिक कंपाउंड। तो इसके लिए बोल रहा है कि मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं, तो कौन सी हो जाएंगी इसमें? मीथेन, बिल्कुल मैंने बताया था। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाती है, और CO2 तो होती होती है। ठीक है। नाइट्रोजन नहीं होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन गलत है। यहाँ पर आपकी ओजोन अमोनिया दोनों गलत है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा सही। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी योजना शुरू की गई? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। बायोगैस का मुख्य रूप से किस गैस का मिश्रण, मतलब मुख्य अवयव इसका क्या है? बायोगैस का भी मैंने बताया था, मीथेन है। मीथेनोजेन जीवाणु जो बायोगैस उत्पन्न करते हैं प्रकृति में कहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो कहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे? वही जहाँ पर ज़्यादा मीथेन की उत्पत्ति होती है। पशुओं के रूमेन तो अभी मैंने बताया ही था। धान के खेतों में भी मीथेन की उत्पत्ति होती है, तो वहाँ क्योंकि वहाँ पर भी ये जीवाणु पाए जाते हैं। ये मीथेन वाला बहुत डिटेल में कराया आप लोगों को कि मीथेन कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है। धान के खेतों में उत्पन्न, पशु जो जुगाली करने वाले होते हैं वो मीथेन उत्पन्न करते हैं, है ना। खुला कचरा पड़ा है वहाँ मीथेन उत्पन्न होती है। जुगाली करने वाले पशुओं जैसे गाय भैंस रूमेन में मीथेनोजेन जीवाणु का कार्य, मतलब ये जीवाणु क्या कार्य करते हैं? तो क्या कार्य करते हैं ये? सेल्यूलोज को तोड़ने और पचाने में सहायता करते हैं और मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। भारत में बायोगैस उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास में किन संस्थानों की प्रमुख भूमिका रही है? तो कौन से संस्थान है? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और खादी और ग्रामोद्योग आयोग, क्योंकि बायोगैस बनानी है। बी हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में करदम यानी गारा स्लरी को किस गहराई के टैंक में रखा जाता है? क्या हो जाएगा? 10 से 15 फीट। बायोगैस संयंत्र से उपयोग के बाद निकाली गई अवशिष्ट कर्दम जो स्लरी होती है, इसका उपयोग किस लिए होता है? तो किस लिए हो जाएगा? जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुत ही जबरदस्त उर्वरक होता है ये, है ना। आगे चलते हैं। कृषि में रसायनों कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? बी, वे मृदा भूमिगत जल को प्रदूषित करते हो मनुष्यों के लिए विषय। ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, सारे ऑप्शन आप पढ़ लोगे उसके आंसर निकल आते हैं। जो पिछला पेपर भी हुआ था जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, उसमें 20 से 25 प्रश्न ऐसे थे, कुछ भी नहीं आपको पता हो लेकिन आप अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर दोगे, निकल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैविक खेती करने वाले किसानों के अनुसार कृषि पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य की कुंजी क्या है? तो क्या है इसके? जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन करना। आगे चलते हैं। लेडी बर्ड, भृंग और व्याध पतंग किन हानिकारक कीटों से छुटकारा दिलाने में क्रमशः सहायक हैं? अभी मैंने बताया था। एफिड्स और मच्छर, जो लेडी बर्ड होता है या भृंग, वो किससे? एफिड से देता है, और व्याध पतंग क्या होते हैं? मच्छरों से छुटकारा दिलाते हैं।
बैसिलस थुरेजिनेंसिस का उपयोग मुख्य रूप से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? बटरफ्लाई, कैटरपिलर, इसके लार्वा के नियंत्रण के लिए। आगे चलते हैं। बीटी के शुष्क जीवाणुओं का छिड़काव जब संक्रमित पत्तियों पर किया जाता है तो यह कीटों के लार्वा को कैसे मारता है? तो कैसे मारता है? लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन मुक्त करके, जिससे वह मर जाते हैं। अब ये सारी चीजें इतनी डिटेल में क्यों आ रही हैं? क्योंकि एक ही टॉपिक आपका माइक्रोबायोलॉजी ही इसमें कवर है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक पर है। पादप रोगों के उपचार में एक प्रभावी जैव नियंत्रण कारक के रूप में ट्राइकोडर्मा क्या है, क्या काम करता है? तो ये क्या है? मुक्त जीवित कवक है, ये फ्री लिविंग फंगस है जो नॉर्मली वातावरण में पाया जाता है, ट्राइकोडर्मा। आगे चलते हैं। बैक्यूलो वायरस जो कीटों और संधिपादों यानी कि आर्थ्रोपोड्स पर हमला करते हैं किस जीनस के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आ जाते हैं ये? न्यूक्लियोफॉलीहीड्रोसिस वायरस, बी हो जाएगा, न्यूक्लियोपॉलीहीड्रोसिस वायरस। आगे चलते हैं। वैक्यूलो वायरस का उपयोग समाकलित पीड़क प्रबंधन, ये यही भाषा लिखी है। आप लोग सोच रहे हो कि इतने कठिन शब्द कहाँ से आ गए? सेम भाषा आपकी एनसीईआरटी में लिखी है। सोचो, बच्चों को वही पढ़नी है, टीचर वही पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बहुत सिंपल कर दिया, जब आप एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। तो क्या है? बैक्यूलो वायरस का उपयोग समाकलित पीड़क प्रबंधन में क्यों बहुत अच्छा माना जाता है? तो क्यों माना जाता है बहुत अच्छा? क्योंकि यह प्रजाति विशिष्ट सक्रिय स्पेक्ट्रम वाला कीटनाशक है जो लाभप्रद कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आगे चलते हैं। जैव उर्वरक वे जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता बढ़ाते हैं तथा इनका मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जीवाणु भी होते हैं, इसमें कवक भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है? तो बताइए, राइजोबियम। आगे चलते हैं। मृदा में मुक्तावस्था में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो एजोस्पिरिलम भी है और एजोटोबैक्टर, दोनों हो जाएंगे फिर तो एक तो। ठीक है, मुक्त अवस्था में जो रहते हैं मृदा में ही रहते हैं। आगे चलते हैं। कवकों और उच्च पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? माइकोराइजा, अभी मैंने बताया था। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइकोराइजा से। माइकोराइजा बनाने वाले कवक मुख्य रूप से किस जीनस से संबंधित होते हैं? किससे संबंधित हो गए? गिलोमस। माइकोराइजा संबंध में कवक मृदा से अवशोषित करके पादप को मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? फास्फोरस। मृदा से अवशोषित कर लेता है और पौधों को देता है। अगले उस पर साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहर्ष शैवाल भी बोला जाता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन से हैं? ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण क्या हो जाएंगे? एनावीना भी है, नोटस्टॉक या नोस्टॉक भी है, और ऑसिलेटोरिया भी है, तीनों हो जाएंगे एक। धान के खेतों में कौन सा सूक्ष्मजीव एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है? अभी बताया था, साइनोबैक्टीरिया। आगे चलते हैं। माइकोराइजा से युक्त पादपों को निम्न में से कौन सा अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाता है? तो क्या हो जाता है? मूलता मूलवा तोड़ यानी रूट बॉर्न रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधकता, ये भी सही है। लवणता और सूखे के प्रति सहनशीलता, सही है। कुल वृद्धि और विकास में तेजी, तीनों सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग बड़े पैमाने पर भोजन के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ए, स्पाइरुलिना। यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है।
ये पेड बैच की जानकारी है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।